अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम स्केलिंग एल्गोरिदम का पार्ट टू डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट फर्स्ट में हमने फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में पढ़ा था। और हमारे पास जो पार्ट टू है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व में और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने कहा था कि जो भी प्रोसेस सबसे पहले आएगा तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। जबकि हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम कहते हैं कि जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम हमारे पास सबसे कम होगा सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस के अराइव टाइम दिया गया है और आपके पास बर्स्ट टाइम दिया गया है। तो इसको देखते हुए हम सबसे पहले गैंट चार्ट बनाएंगे कि जिसकी मदद से हम कंप्लीशन टाइम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गैंट चार्ट बनाते हैं यहाँ पे। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है, अराइव टाइम कौन सा है और उसके बाद हमारे पास बर्स्ट टाइम हम सबसे पहले देखेंगे कि बर्स्ट टाइम हमारा सबसे कम किसका है। तो हम यहाँ पे देखें तो बर्स्ट टाइम हमारे पास P4 है। P4 हमारे पास कोई भी प्रोसेस हो वो स्टार्ट ज़ीरो से होता है, आपके पास ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो देखें हमारे पास जो P4 है ये इसका बर्स्ट टाइम 1 है। तो हम क्या काम करेंगे कि ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे हम कहाँ तक, 1 तक। तो इसका एक बर्स्ट टाइम है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले P4 को यहाँ पे लिख लेते हैं और सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा वो P4 होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा जो बर्स्ट टाइम है सबसे कम किसका है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास P2 है। अब देखिए P2 और P3 सेम टाइम पे आए, लेकिन हमारे पास जो बर्स्ट टाइम P2 का हम देखें तो हमारे पास ये बर्स्ट टाइम 2 है। मींस कि हमारे पास इन तीनों में से सबसे कम बर्स्ट टाइम हमारे पास P2 का है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ये 1 पे क्लियर हो जाता है और 2 पे क्या होता है कि स्टार्ट। अब देखें हमारे पास ये अराइव टाइम इसका 2 है तो मीन्स यहाँ पे हम 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वाली जगह हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। और यहाँ से 2 से हम स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस 2 से हमारे पास जो प्रोसेस आ रहा है ये P2 आ रहा है। क्योंकि P2 इसलिए आ रहा है, P2 का हमारे पास बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो यहाँ पे P2 जब एग्जीक्यूट होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए P3 हमारे पास क्या है, P3 हमारे पास अराइव तो 2 पे हुआ है, लेकिन इसका बर्स्ट टाइम क्या है, हमारे पास 3 है। और P1 को हम देखें तो P1 का हमारे पास जो बर्स्ट टाइम है वो क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा जी P3 आ जाएगा। इसलिए आएगा क्योंकि P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो P1 से क्या है, थोड़ा छोटा है। तो हम यहाँ पे P3 को एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास P3 क्या है जी, 3 है। तो 4 + 3 ये 7 पे इसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास अब एंड पे हमारे पास P1 बच रहा है और P1 को हम एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास कितना इसका बर्स्ट टाइम है। ये जाके किस पे, 11 पे हमारा एंड हो जाता है। तो मीन्स कि हमारे पास कंप्लीशन टाइम यहाँ पे क्या है, 11 है। अब सबसे पहले हम कंप्लीशन टाइम देखते हैं कि हमारे पास प्रोसेस 1 का हमारे पास कंप्लीशन टाइम क्या है, प्रोसेस 2 का हमारे पास कंप्लीशन टाइम क्या है, प्रोसेस 3 का हमारे पास कंप्लीशन टाइम क्या है और प्रोसेस 4 का हमारे पास कंप्लीशन टाइम क्या है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो प्रोसेस हम 1 की बात करें तो प्रोसेस 1 हमारे पास 11 हमारे पास यहाँ पे जाके ये ख़त्म हो रहा है। तो हम 11 इसका कंप्लीशन टाइम रखते हैं। प्रोसेस 2 की बात करें तो प्रोसेस 2 हमारे पास ये 4 पे जाके एंड हो रहा है। और प्रोसेस अगर हम 3 की बात करें तो 3 हमारे पास 7 पे जाके एंड हो रहा है। और प्रोसेस आपके पास जो 4 है ये हमारे पास किस पे एंड हो रहा है, ये 1 पे एंड हो रहा है। अब देखें जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास हमने टर्न अराउंड टाइम, हमारे पास कंप्लीशन टाइम, तो अगर हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं तो टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या काम करते हैं, माइनस करते हैं कंप्लीशन टाइम को किस में से, आपके पास जो अराइव टाइम है। अब देखिए हमारे पास कंप्लीशन टाइम हमारे पास मौजूद है और अराइव टाइम। तो सबसे पहले हम इन दो को क्या करेंगे कि यहाँ पे कंप्लीशन टाइम से अराइवल टाइम को हम माइनस करेंगे। देखिए 11 - 5 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद 4 - 2 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उसके बाद 7 - 2 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये हमारे पास 1 - 0 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम हमारे पास आ गया है। तो इसी तरह हमने क्या काम करना है कि वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करना है। तो वेटिंग टाइम के लिए हम क्या कहते हैं कि वेटिंग टाइम इज़ इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम और माइनस आपके पास बर्स्ट टाइम। अब देखें बर्स्ट टाइम की हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे हम देखें
टर्न अराउंड टाइम तो हमारे पास ये आ गया और बर्स्ट टाइम हमारे पास ये है। तो अब हम क्या काम करें कि वेटिंग के लिए हम किसको माइनस करेंगे, टर्न अराउंड टाइम से हम बर्स्ट टाइम को माइनस करेंगे। अब देखें टर्न अराउंड टाइम हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे बर्स्ट हमारे पास सॉरी टर्न अराउंड टाइम हमारे पास 6 है, तो बर्स्ट हमारे पास 4 है, तो 6 - 4 ये हमारे पास क्या जाता है, 2 हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाता है। अब इसमें देखें जो हमारे पास प्रोसेस 1 है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस 2 की हम बात करें तो टर्न अराउंड टाइम हमारे पास कितना है, 2 है, तो हम क्या काम करते हैं 2 - 2, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। और उसी के बाद प्रोसेस 3 की हम बात करें, प्रोसेस 3 5 - 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और प्रोसेस 4 की हम बात करें तो 1 - 1 ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास क्या आ गया कि वेटिंग टाइम आ गया कि इसने कितना वेट किया है इसके लिए, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे हमने रिस्पांस टाइम कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे पास गैंट चार्ट है। अब हमने रिस्पांस टाइम कैलकुलेट करना, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्रोसेस अराइव किस टाइम हुआ था और इसको प्रोसेस मिला किस टाइम है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले P1 की हम बात करते हैं, तो P1 हमें आया कब था, ये हमारे पास अराइव हुआ था 5 पे, और हमारा जो P1 है इसे मिला कब, 7 पे। तो जब हम देखते हैं कि 5 - 7 - 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, क्या जाता है, 2 आ जाता है। और इसके साथ हम P2 को देखें तो हमें क्या है कि P2 हमारे पास 2 पे आया हुआ था, और ये मिला कब है P2 को, तो ये P2 को हमें कब मिला था कि 2 पे मिला था, तो 2 - 2 ये हमारे पास 0 आ जाएगा। और इसी में हमारे पास अगर हम P3 की बात करें तो P3 हमारे पास 2 पे आया हुआ था, और ये मिला कब है P3, ये 4 पे मिला हुआ है, तो मीन्स के 4 - 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसी के बाद हमारे पास हम बात करते हैं P4 की, तो P4 हमें कब मिला था, P4 हमारे पास 0 पे आया था और हमें 0 पे मिला था, तो इसलिए हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पे 0 - 0, तो ये 0 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपके पास सेम रिज़ल्ट आप देखें रिस्पांस टाइम में और वेटिंग टाइम आपके पास सेम है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव जो भी आपके पास एल्गोरिदम होंगे वो हमेशा आपके पास वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम उनका सेम रहेगा। तो आपके पास अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की, तो ये भी आपके पास क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है, क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। होप सो स्टूडेंट के आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आप देखें कि आपके पास कोई भी एग्ज़ाम हो, तो एग्ज़ाम में हमेशा आपके पास प्रोसेस दिए हुए होते हैं, और उसके बाद उसको अराइव टाइम और बर्स्ट टाइम दिया होता है, और उसके बाद आपने इसको देखते हुए इसकी कैलकुलेशन करनी होती है। पर अगर आपको यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम की एवरेज निकालनी हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम को आप सम करके उसके बाद जितने आपके प्रोसेस हैं उसके साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जैसे आपके पास अगर हम बात करें AVG टर्न अराउंड टाइम, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास है 6 2 5 8 + 5 13 13 और 14 आपके पास जो आंसर आ जाएगा, ये एवरेज आपके पास टर्न अराउंड टाइम आएगा। और इसी के साथ अगर आप एवरेज वेट काउंट करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, वेट को आप काउंट करेंगे, तो उसके बाद आप उसको डिवाइड कर देते हैं उसके साथ प्रोसेस के साथ। जैसे आपके पास वेट 2 और 2 आपके पास ये 4 हो जाता है, और 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास क्या जाता है, 1 आ जाता है। तो ये आपके पास क्या है, वेटिंग टाइम आपके पास क्या जाता है, 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास स्केजलिंग हमारे पास जो एल्गोरिदम है, इसमें हम पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे थे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में। तो होप्स हो कि आप सब स्टूडेंट को समझ आ गई हो।